हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हम लोग मॉर्निंग के क्लास में कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशोलॉजी के सिलेबस को। शाम के 4 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशोलॉजी के सिलेबस को। और आप लोगों के लिए मैं दोपहर के 12 बजे बीपीएससी का लाइव क्लास भी लेकर आऊँगी, जिसके अंतर्गत एनसीईआरटी सीरीज़ को मैं शुरू से फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो नए पेड ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि मैम एनसीईआरटी को बेसिक से फिर से स्टार्ट करवाइए। तो आप लोगों का जो लाइव क्लास है वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल विथ टेलीग्राम का टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे जो थंबनेल पे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज झारखंड माध्यमिक आचार्य के अंतर्गत आपका ये एग्ज़ाम स्पेशल मैराथन क्लास नंबर 2 होने वाला है, जिसके अंतर्गत हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए पीडीएफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आपको आज की क्लास, आज के क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, तथा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की प्रारंभिक अवस्था को कैसे वर्णित किया जा सकता है। जो समाजशास्त्र है, इसकी प्रारंभिक अवस्था को हम कैसे वर्णित करेंगे। अमूर्त और पराभौतिक के रूप में, प्रयोगशाला आधारित, दार्शनिक और अटकलपूर्ण या गणितीय रूप से। तो समाजशास्त्र की यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था के बारे में बात की जा रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, दार्शनिक और अटकलपूर्ण। देखिए हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि डायरेक्ट आप लोगों को मैं आंसर बताऊं। जिस क्वेश्चन को मुझे डिटेल्स में आप लोगों को बताना होगा या फिर 4 ऑप्शन के बारे में बताना होगा, तो मैं ज़रूर उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विशेषवादी दृष्टिकोण, यानी कि स्पेशलिस्टिक जो अप्रोच का उदाहरण है, किसको हम विशेषवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत रखेंगे, कि सभी मानवीय संबंधियों का अध्ययन, केवल सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार धर्म का अध्ययन, पशु समाज का अध्ययन, या केवल प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि विशेषवादी दृष्टिकोण का उदाहरण क्या है, तो इसमें क्या आ जाएंगे, केवल सामाजिक संस्थाओं जैसे कि परिवार हो गया, धर्म हो गया, इन सभी का जो अध्ययन होता है उसके संदर्भ में। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने औपचारिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। औपचारिक दृष्टिकोण यानी फॉर्मलिस्टिक अप्रोच का समर्थन करने वाले विद्वान कौन है, तो मैक्स वेबर। कौन हो जाएंगे, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है क्षैतिज गतिशीलता के प्रमुख स्रोतों में कौन सा एक शामिल नहीं है। क्षैतिज गतिशीलता के स्रोतों में भूभागीय गतिशीलता, अंतर पारिवारिक गतिशीलता, राजनीतिक संगठन या पेशा संबंधी क्षैतिज गतिशीलता। तो क्षैतिज गतिशीलता, उदग्र गतिशीलता, ये हमको जानना होगा ये किनके द्वारा दिया गया है, तो ये सोरोकिन महोदय के द्वारा दिया गया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ये आपका जो राजनीतिक संगठन हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्षैतिज गतिशीलता में राजनीतिक संगठन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विद्वान में से, कि निम्न विद्वान में से कौन सा सामाजिक मूल्यों के वर्गीकरण से जुड़ा हुआ है। सामाजिक मूल्यों के वर्गीकरण में, तो सामाजिक मूल्यों के अगर बात करें तो राधा कुमार मुखर्जी, स्पेंगलर और एम.के, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सामाजिक मूल्यों की ये तीनों ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानदंडों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा है। मानदंडों को व्यवहारों का ब्लूप्रिंट किसके द्वारा कहा गया है, कि मानदंड जो होते हैं वो क्या है, ब्लूप्रिंट है, तो ब्लूम और सेंजलिक के द्वारा। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये पुस्तक किनकी है, तो मिड की है। किनकी है, मिड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति में आत्म चेतना का विकास किस प्रकार से होता है। इसे स्पष्ट के लिए मैं तथा मुझे शब्दों का प्रयोग किनके द्वारा किया गया है,
तो किनके द्वारा किया गया? मिड के द्वारा, अपनी पुस्तक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में इसको प्रयोग किए थे उन्होंने। किसमें किए थे? माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही बोला जा रहा है कि मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। मैं और मुझे में जब अंतःक्रिया होता है तो वो क्या करता है? स्व का विकास करता है। मैं का अर्थ होता है व्यक्तियों द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से, और मुझे का अर्थ होता है कि व्यक्तियों द्वारा किए गए व्यवहारों पर दूसरों की प्रतिक्रिया से। वो क्या जो व्यवहार कर रहा है तो उसका दूसरे के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है उसके संदर्भ में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही की बात किया जा रहा है कि दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का जो स्वरूप होता है वो सार्वभौमिक होता है। कि दुर्खिम जो सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं? तो दुर्खिम करते हैं, जो कि सार्वभौमिक रूप रहता है, सभी जगह हमें देखने को, समाज के अंतर्गत देखने को ये मिलते हैं। ठीक है। दुर्खिम ने आत्महत्या को एक व्यक्तिगत घटना माना, कि आत्महत्या का जो उनका सिद्धांत था उसके अंतर्गत वो क्या बोले थे कि ये एक व्यक्तिगत घटना है। समाजशास्त्र में प्रकारवाद को वैज्ञानिक रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुर्खिम को प्राप्त होता है। प्रकारवाद, ये जो पॉजिटिविज्म का सिद्धांत दिया था, ठीक है, प्रत्यक्षवाद, इसको वैज्ञानिक रूप से देने का श्रेय किसको जाता है? दुर्खिम को जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाए, यानी तीनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ दिया गया है कि वेबर की समाजशास्त्रीय सिद्धांत संबंधी आदर्श विधि, आदर्श प्रारूप किनका है? तो मैक्स वेबर का है। एक मानसिक अवधारणा है, क्या है? तो एक मानसिक अवधारणा है। वेबर के अनुसार व्यक्ति का धार्मिक विश्वास उसके परिवार के सदस्यों के साथ उसके संवेगों तथा संवेदनाओं पर आधारित होता है। वेबर ने समाजशास्त्रियों के साथ केवल राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में योगदान दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो मानसिक अवधारणा है ये बात क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ठीक है, आदर्श प्रारूप ये एक सामाजिक अवधारणा के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शास्त्रीय समाजशास्त्री की प्रमुख विशेषता क्या है? जो शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांतकार होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो सामाजिक संरचनाओं का विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्षवाद किस पर विश्वास नहीं करता? जो प्रत्यक्षवाद है वो किस पर विश्वास नहीं करता? अनुभव पर, ईश्वरीय महिमा पर, परीक्षण पर या वर्गीकरण पर? किस पर ये विश्वास नहीं करता है? तो ये ईश्वरीय महिमा पर विश्वास नहीं करता है, बल्कि परीक्षण, वर्गीकरण, अनुभव, मतलब वैज्ञानिक सिद्धांत को प्रत्यक्षवाद मानता है। इन शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकारवाद विकल्पों की अवधारणा का सुझाव किसने दिया था? कौन सा? तो प्रकारवाद विकल्प। प्रकारवाद विकल्पों की अवधारणा किनके साथ है? ये जुड़ा हुआ है, तो ये मर्टन के साथ। किनके साथ जुड़ा हुआ है? मर्टन के साथ। पॉजिटिव फिलोसफी किनकी रचना है? तो अगस्त कॉम्ट की है। किसकी रचना है? अगस्त कॉम्ट की रचना है। एथनोमेथोडोलॉजी समाज को स्थायी और स्थिर मानती है। एथनोमेथोडोलॉजी क्या मानती है कि समाज क्या है? तो स्थिर है और स्थायी है, क्योंकि इसके अनुसार सामाजिक नियम पहले से ही नियम निश्चित होते हैं। तो ये देखिए एथनोमेथोडोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके अनुसार क्या बोला जा रहा है कि हम समाज के अंतर्गत जो व्यवहार करते हैं, हम समाज में रहकर जो व्यवहार करते हैं, हमारा जो व्यवहार है उसके संदर्भ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये दोनों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है कि आपको सही मिलान करना है कि ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, इंडेक्सियलिटी, रिफ्लेक्सिविटी, एथनोमेथड, ये क्या बोल रहा है इसके संदर्भ में। ठीक है, तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का जो सिद्धांत दिया गया हम लोगों ने कल ही देखा, ये क्या है? रोजमर्रा के व्यवहार का उल्लंघन का बात करता है। इंडेक्सिलिटी संदर्भ के आधार पर अर्थ बदलना, रिफ्लेक्सिविटी यानी सामाजिक क्रियाओं की आत्मजांच, एथनोमेथड यानी सामान्य सामाजिक जो पद्धति है उसके संदर्भ में बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटेबिलिटी का अर्थ क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी से आप क्या समझते हैं? तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब हो गया कि जवाबदेही व व्याख्या करना। मैथोडोलॉजी यानी कोई भी जो मैथोडोलॉजी, कोई भी विधियों का हम अध्ययन कर रहे हैं,
डिस्ट्रप्शन मतलब अव्यवस्था का विघटन, और गार्फिंकल ये कौन है, तो ये एथनोमेथोडोलॉजी के जनक है। कौन है एथनोमेथोडोलॉजी के जनक है, गार्फिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिशेल फूको की पुस्तक सर्विलेंस एंड पनिशमेंट किस विषय पर केंद्रित है। सर्विलेंस एंड पनिशमेंट ये किस पर केंद्रित है, तो ये दंड और लोक शासन की आधुनिकता प्रणाली पर केंद्रित है। किस पर, तो ये दंड और अनुशासन की लोक आधुनिकता प्रणाली पर। जैक्स डेरिडा के अनुसार भाषा की प्रकृति कैसी होती है। जैक्स डेरिडा ने भाषा की प्रकृति को कैसे बताया है कि यह अस्पष्ट एवं गतिशील होती है। कैसी होती है, अस्पष्ट एवं गतिशील। अपगठन यानी डिकंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। डिकंस्ट्रक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये भाषी संरचनाओं को मजबूत करता है, ग्रंथों के निश्चित अर्थों को स्पष्ट करता है, ग्रंथों के भीतर अंतर विरोधों को उजागर करता है या लेखकों का मूल्यांकन करता है। तो जो अपगठन यानी डिकंस्ट्रक्शन है ये क्या करता है, आपका ग्रंथों के भीतर अंतर विरोधों को ये उजागर करता है। किस विद्वान ने सत्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक विधि या पद्धति से गुजरने का सुझाव दिया था। कौन से थिंकर थे कि वो बोलते हैं कि हम जब वैज्ञानिक विधि का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कर हमें सत्य से गुजरने के लिए बात करता है, तो कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चरणों में से कौन सा वैज्ञानिक विधि के चरण है। वैज्ञानिक विधि का चरण कौन सा है, किसी समस्या का ठीक से निर्धारण करना, उसका आधा समाधान करना, उपकल्पना या परिकल्पना बनाना, प्रतिवेदन या रिपोर्ट तैयार करना या उपरोक्त सही। तो ये सारे ही जो प्रोसेस है वो किसके हैं, तो वैज्ञानिक विधि के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट है विज्ञान के दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंतर्गत निम्न में से कौन सा सम्मिलित किया गया है। फिलॉसफी ऑफ साइंस के अंतर्गत तो दार्शनिक पूर्वधारणाओं को और तार्किक पूर्वधारणाओं को, इन दोनों को ही सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने निम्नलिखित वैज्ञानिक पद्धतियों के कौन से चरणों को बताया है। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने तो कार्यकारी कल्पनाओं को बताया है, तथ्यों के अवकलन और लेखनों के बारे में बता की है, सामान्यीकरण नियमों का प्रतिवेदन किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथ्यों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों या जो फैक्ट्स है उसको हम किस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, गुणात्मकता के आधार पर या परिमाण। तो दोनों ही तरह से हम जो भी हमको फैक्ट मिलेंगे तो उसका तो दोनों ही रूप को हम देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सिद्धांत का महत्व है। कौन सा सिद्धांत सिद्धांतों से महत्व है, तो सिद्धांत जो है ये तथ्यों की भविष्यवाणी करते हैं, सिद्धांत जो है सामग्री को व्यवस्थित करते हैं, या दोनों हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कथनों में कौन सा महत्व है। सिद्धांत जो है तथ्यों की भविष्यवाणी भी करते हैं और व्यवस्थित भी करते हैं। कोई भी डेटा को हम जब कलेक्शन करते हैं तो उस हिसाब से इसका जहाँ पे जरूरत पड़ता है उस हिसाब से कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शोध में प्राकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अध्ययन का कौन सा चरण माना जाता है। सामाजिक विज्ञान शोध, जब हम सामाजिक विज्ञान का शोध कर रहे हैं, सोशल जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन का कौन सा चरण प्रथम चरण माना जाता है, जो कि समाज के अंतर्गत होता है। तो ये प्रथम चरण होता है क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से रह के किन्हीं भी चीज़ों को हम जांचते परखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल्य उद्देश्य किसके आधार पर वर्तमान को समझता है और भविष्य के लिए सतर्क रहता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान का कौन सा उद्देश्य जिसके वर्तमान को समझता है। तो हम भूतकाल में क्या करते हैं कि वर्तमान को समझते हैं कि क्या हुआ था, उसके आधार पर हमारा वर्तमान कैसा है, भूतकाल में जो घटनाएं घटित होती हैं, और हमारा भविष्यकाल कैसा होता है उसके संदर्भ में यह बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो कौन सी विधि या पद्धति है जिसके अंतर्गत दो या अधिक सामाजिक तथ्य यानी इकाइयों या समुदायों के अध्ययन के आधार मानते हुए उसकी एक दूसरा से तुलना की जा सकती है। किसके आधार पर, तो हम तुलनात्मक विधि के आधार पर, किसके आधार पर, तुलनात्मक विधि के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सामाजिक सर्वेक्षण का मुख्य संबंध विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज करने से है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सर्वेक्षण, जब हम सोशल कोई भी सर्वे करते हैं तो उसका जो मुख्य संबंध होता है विघटनकारी सामाजिक समस्याओं की खोज से, क्योंकि हम कोई भी एक सामाजिक समस्या को लेकर ही हम अपना रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये सामाजिक सुधारों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन व्यवहारिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां हैं? व्यवहारिक सांख्यिकी की प्रमुख विधियां कौन सी है? वर्णनात्मक या अनुमानिक? वर्णनात्मक या अनुमानिक कौन सा है? या दोनों ही हो जाएगा। तो आपका जो व्यवहारिक सांख्यिकी है इसकी ये दोनों विधियां आएंगी, वर्णनात्मक और अनुमानिक दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका मत है कि एक सांख्यिकी निदर्शन संपूर्ण समूह का प्रतिनिर्धारक अंश होता है? जो सांख्यिकी आपका निदर्शन होता है वो संपूर्ण का प्रतिनिर्धारक अंग होता है, तो सिनपाओ पेंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था के संबंध में ऋग्वेद का पुरुष उक्त कहता है कि जब देवता ने पुरुष को विभक्त किया तो ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय स्कंद था, वैश्य उसकी जंघा थी और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न होता है। तो निम्न में से कौन उपयुक्त निष्कर्ष प्रदान करता है? यह इंगित करता है कि जाति प्रथा का मूल दैवीय था, इसका उदय समाज से हुआ है, यह ब्राह्मणों की कृति है, यह जातियों के कर्मिक चरित्र का इंगित करता है। यह क्या बताता है? तो ये क्या कहता है? ये जातियों के जिस प्रकार से जिसका जो कर्म है उसके हिसाब से इसका वर्णन करता है। तो ये जातियों के क्रमिक चित्रण का वर्गीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि जाति व्यवस्था के लिए अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, तो निम्न में से कौन उसकी उत्पत्ति के संबंध में सर्वोत्तम सिद्धांत है? किसे सर्वोत्तम सिद्धांत कहा जाएगा? तो यह ज्ञात और अज्ञात कारणों की उपज है और यह समय के द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि निम्न कारणों में से किसने जातिवाद को मजबूत नहीं किया है? कौन सा कारण है जो जातिवाद को मजबूत नहीं किया है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन इसको पढ़िएगा, तो पढ़ने के आधार पर आपको पता चलेगा क्या बोल रहा है कि चुनावों के समय पर अपने जाति भाइयों से छूटवें राजनीतियों के द्वारा जातीय अपील, कुछ जातीय तथा उपजातियों को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त होने से भी जाति कठोरता को शक्ति मिलती है, सामाजिक अनुकूलीकरण में मूलभूत अधिकारों और निजी प्रयत्नों ने भी इस दिशा में बढ़ावा दिया है, और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में मालिकों और नौकरों की जातिगत एकता ने भी जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अनुकूलीकरण में मूलभूत अधिकारों तथा निजी प्रयत्नों ने भी इस दिशा में बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? सभी धर्मों को समाप्त करना, केवल हिंदू धर्म से दूरी बनाए रखना, राज्यों को किसी धर्म को बढ़ावा देना, या धार्मिक नियमों का पालन करना। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है कि बढ़ावा ना देना, ऐसा आपका रहेगा। ठीक है, कोई भी एक धर्म के संदर्भ में ये बात नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे संस्कृति का उदाहरण माना जाता है? तो उच्च संस्कृतिकरण का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी उच्च जाति के जो संस्कार होते हैं उनको अपनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा कि उच्च जाति के संस्कारों का अपनाना। पश्चिमीकरण वेस्टर्न वैल्यूज को अपनाने का तात्पर्य क्या है? वेस्टर्न वैल्यूज को जो हम अपनाते हैं उसका तात्पर्य क्या है? तो ये लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता को अपनाना। नेक्स्ट है, एम एन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण में किसकी भूमिका प्रमुख होती है? किसकी भूमिका प्रमुख होती है? तो जो निम्न जातियां होती हैं उनकी भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि वही तो अपनाते हैं ना, वही उच्च जातियों के संस्कृति को अपनाते हैं, तो उनकी ही भूमिका जो होगी वो प्रमुख होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रभु जाति की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रभु जाति की अवधारणा भी एम एन श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक नहीं है? समाज में स्तरीकरण पुरातन नहीं है। आदिवासी समाजों में आयु, यौनवेद और श्रम विभाजन की प्रकृति के आधार पर स्तरीकरण का प्रारंभिक स्वरूप देखने को मिलता है। आदिवासी समाजों में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सत्य नहीं पूछा जा रहा है? तो आदिवासी समाजों में भी स्तरीकरण हमें देखने को मिलता है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय उत्थान के लिए 5 मूल सिद्धांत यानी पंचशील सिद्धांत सर्वप्रथम किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था पंचशील का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का प्रतिनिधित्व किया गया है? कहाँ पे बात किया जा रहा है? ये मैंने आपको करवाया हुआ है थ्योरी के क्लास में कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व कहाँ पे? तो लोकसभा के अंतर्गत अनुच्छेद 330 में। घरेलू हिंसा का अन्य रूप क्या है? सामाजिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा, सांस्कृतिक हिंसा या मूल हिंसा। तो घरेलू हिंसा कहाँ पे होता है? यह परिवार के अंतर्गत देखने को मिलता है यानी पारिवारिक हिंसा। महिलाओं के किस क्षेत्र में भेदभाव किया जाता है? सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, परिवार, तो इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। लिंग संबंधी आयामों के अध्ययन हेतु किस तत्व का विश्लेषण किया गया है? लिंग संबंधी आधुनिक अवधारणा, समाज में लिंग केंद्रीयता, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो लिंग संबंधी आपकी अध्ययन हेतु जो तत्वों का विश्लेषण किया जाता है वो क्या किया जाता है कि ये दोनों ही, ठीक है, समाज के अंतर्गत ये दोनों ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जेंडर शब्द पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व के व्यवहार को किस धारणा के साथ अभिव्यक्त करता है? ठीक है, ये आधुनिक है, रूढ़िवादी है, व्यवहारिक है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये आपका रूढ़िवादी जो जेंडर अवधारणा है वो रूढ़िवादी अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहचान किस प्रकार के राज्य में की जाती है? निर्जातीय विविधता, सजातीयता, भाषागत एकरूपता या धार्मिक एकरूपता। तो भारतीय देश की जो पहचान है हम किस रूप में करते हैं? निर्जातीय विविधता के आधार पर। और आज का क्वेश्चन नंबर 40 है कि एक सामाजिक वर्ग का एक सांस्कृतिक समूह, यह कथन किसका है? कि ये सामाजिक वर्ग क्या है? एक सांस्कृतिक समूह, तो ये लोपियर महोदय का। और इस प्रकार से हम लोग के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोगों को हेल्पफुल लग रहे हैं तो इसे जरूर सेशन को लाइक करते चले, सेशन पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते चले और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट हो रहा है कि स्त्रीवादी दृष्टिकोण में कौन सा तत्व प्रमुख होता है? जो स्त्रीवादी दृष्टिकोण होता है उसमें कौन सा तत्व देखने को मिलेगा? तो लैंगिक समानता, इसी चीज़ की बात करता है ना। तो कौन सी महिला ने द सेकेंड सेक्स पुस्तक लिखी थी? द सेकेंड सेक्स पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक? तो सिमोन द बुआर के द्वारा, सिमोन द बुआर के द्वारा। पितृसत्ता शब्द किसके अधिकार को इंगित करता है? तो पितृसत्ता जो है ये पुरुषों के अधिकारों की बात करता है। किसके? पुरुषों के अधिकारों की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाएं समाज में आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। समाज में लैंगिक भेदभाव नहीं होता है। समाज के अंतर्गत क्या लैंगिक भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलता है? तो हम कह सकते हैं कि ए सही है लेकिन आर गलत है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा परिवार जिसमें पति अपनी पत्नी के घर में रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो इस टाइप का जो परिवार होता है उसको बोला जाता है मातृलोक निवासी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्डक के अनुसार परिवार के कितने सार्वभौमिक कार्य बताए गए हैं? मर्डक ने कितने कार्य बताए हैं सार्वभौमिक कार्य? तो 4। ऐसा विवाह जिसमें एक व्यक्ति केवल एक जीवन साथी रखता है उसको क्या बोला जाता है? तो इस टाइप का जो परिवार होता है उसको एक पत्नीत्व बोला जाता है। ब्राइड प्राइस यानी वधू मूल्य का चलन मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? मेनली आपको कहाँ पे ये देखने को मिलता है? तो आदिवासी समुदायों के अंतर्गत। नातेदारी शब्दावली किस बात को दर्शाती है? यह नातेदारी जो शब्दावली है ये संबंधों के वर्गीकृत को की समझ के संदर्भ में बात करती है। भारतीय संविधान में जनजातियों को किस नाम से संदर्भित किया गया है? तो जो जनजातियों को क्या बोला गया है? अनुसूचित जनजाति। क्या बोला गया? अनुसूचित जनजाति। स्थानांतरित कृषि को भारत में सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण समाज में जाति व्यवस्था का मुख्य संबंध किससे जुड़ा हुआ है? जो जाति व्यवस्था है ये मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? तो ये आपका भूमि स्वामित्व और पेशे से। किससे? भूमि स्वामित्व और पेशे से। ग्रामीण भारत में परंपरागत रूप से सामाजिक पदानुक्रम यानी हायरार्की का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो ये आपका जाति व्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में छुपी हुई बेरोजगारी बहुत अधिक है।
एक ही खेत में कई व्यक्ति काम करते हैं जबकि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं होती है। तो हाँ, ये दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे महानगर कहा गया है। हम लोगों ने कल नगर के संदर्भ में देखा था और आज हम लोग देखेंगे कि महानगर। महानगर किसमें होता है, तो जिसमें जो जनसंख्या होती है वो 10 लाख की यानी कि 1 मिलियन या उससे अधिक हो तो उसको क्या कहा जाता है, महानगर कहा जाता है। कस्बा इस शब्द का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है, तो कस्बा कैसा होता है, मेनली जो कस्बा होता है वो एक ऐसा अर्ध शहर होता है, वो ना तो पूर्णतः गांव होता है और ना ही पूर्णतः वो नगर होता है, तो उस टाइप को क्या बोला जाता है, कस्बा बोला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की होती है। नगरीय समुदाय की विशेषता पूछ रहा है, तो प्राथमिक समूहों का प्रभुत्व, सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता या पारस्परिक सामाजिक नियंत्रण। तो क्या होता है यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नगरीय समुदाय की, जब नगरीय समुदाय आपको पूछ रहा है तो इसका मतलब हो गया द्वितीयक संबंधों की प्रधानता हमें देखने को मिलती है। विवाह के कारण होने वाला प्रवासन को क्या कहा जाता है विवाह के कारण जो प्रवासन होता है उसको सामाजिक प्रवासन कहा जाता है। नेक्स्ट है, जब प्रवास किसी दबाव या जबरदस्ती के कारण हो तो उस टाइप का जो प्रवास है उसको क्या बोला जाएगा, इस टाइप का जो प्रवास है उसको बोला जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है, बाध्यतामूलक प्रवासन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का रूप सुधारात्मक परिवर्तन कहलाता है। सुधारात्मक परिवर्तन किसको कहेंगे, तो जब कानून या नीतियों में सुधार के माध्यम से परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहलाता है, सुधारात्मक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि समाज सरल से जटिल रूप की ओर प्रगति करता है। कार्ल मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण मानता है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ये आपका देखिए कथन तो जो है वो दोनों ही सही हैं कि विकासवादी जो सिद्धांत होते हैं वो यह मानता है कि समाज सरल से जटिल की ओर प्रगति करता है। ये कौन मानता है, विकासवादी जो सिद्धांतकार होते हैं। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण मानता है। ये दोनों सही है, लेकिन ये जो कारण इसका कारण ये है ऐसा कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति का समाज पर क्या प्रमुख प्रभाव पड़ा, तो ये नगरीकरण और वर्ग व्यवस्था का उदय हुआ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन औद्योगिक क्रांति के कारण नहीं हुआ है। कौन सा परिवर्तन नहीं हुआ है, तो श्रमिक वर्गों का विकास, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, मशीनों का प्रयोग या ग्रामीण जीवन का विस्तार। तो औद्योगिकरण जब हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ग्रामीण जीवन का विस्तार ये चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेसिंग एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये किनकी पुस्तक है, ये किनके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है, ठीक है। तो ये मैक्स वेबर के द्वारा, किनके द्वारा, मैक्स वेबर के द्वारा। मैक्स वेबर के अनुसार कल्याणकारी धर्मों की विशेषता क्या है। कल्याणकारी धर्मों की विशेषता किसको कहा जाएगा, तो रहस्यवाद और मोक्ष की धारणा, ये किसके बात करते हैं, कल्याणकारी धर्मों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्खिम के अनुसार धर्म किसका प्रतिनिधित्व करता है। धर्म जो है वो किसका बात करता है, तो ये सामाजिक चेतना की बात करता है। धर्म जो है किसकी बात करता है, तो सामाजिक चेतना की बात करता है। मैक्स वेबर ने धर्म को किस विषय के बीच गहरा संबंध बताया है, ठीक है। मैक्स वेबर ने धर्म को किसके बीच, तो पूंजीवाद के बीच। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने सामाजिक कुप्रथा का विरोध किया। उन्होंने कौन से सामाजिक कुप्रथा का विरोध किया था, तो सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज किस धार्मिक विचार को नकारता है, जो ब्रह्म समाज जो है वो मूर्ति पूजा की जो विचार है उसको नकारता है। बहुलतावादी समाज का सबसे बड़ा लाभ क्या है। बहुलतावादी समाज का मतलब विविधता में एकता की बात करते हैं, क्या करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता की नीति को किसने विशेष रूप से बढ़ावा दिया था। धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे बढ़ावा दिया। सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण क्या है, जातीय विविधता, आर्थिक विकास, धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक स्वार्थ या शिक्षा का प्रसार। तो धार्मिक असहिष्णुता और राजनीतिक स्वार्थ
जीएस घुरिया का प्रमुख अध्ययन विषय क्या था? जीएस घुरिया ने कौन सा प्रमुख अध्ययन विषय किया था? तो वो जीएस घुरिया जैसे ही आएगा वो जाति व्यवस्था से रिलेटेड है। एमएन श्रीनिवास का वेस्टर्नाइजेशन यानी पश्चिमीकरण का तात्पर्य क्या है? भारतीयों द्वारा ब्रिटिश संस्कृति का विरोध करना, ग्रामीण समाज में तकनीकी बदलाव लाना, पश्चिमी जीवन शैलियों मूल्यों को अपनाना या औद्योगिकरण का विरोध करना। पश्चिमीकरण का मतलब होता है पश्चिमी जीवन शैली और मूल्यों को अपनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन और कारण दिए गए हैं कि बोला जा रहा है कि ए.आर. देसाई ने भारतीय समाज के अध्ययन में ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किया। वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पूंजीवादी वर्ग संघर्ष के रूप में देखते थे। ठीक है, तो ये दोनों ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सही कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है कि डीपी मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के लिए भारतीय परंपरा और आधुनिकता के संतुलन की वकालत करते हैं। एमएन श्रीनिवास ने ग्रामीण भारत में संरचनात्मक परिवर्तन का अध्ययन किया। डेविड हार्डिमैन ने श्रमिक आंदोलन के बजाय केवल शासक वर्ग का अध्ययन किया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक आंदोलन का कौन सा प्रकार सुधारवादी आंदोलन कहलाता है? किसको हम सुधारवादी आंदोलन करेंगे? तो जो समाज में आंशिक और कर्मक परिवर्तन लाता है उसको हम लोग सुधारवादी आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? किसको हम दबाव समूह नहीं बोलेंगे? तो न्यायपालिका जो है ये दबाव समूह के अंतर्गत नहीं आएगा। निम्न में से कौन नागरिक समाज का उदाहरण है? नागरिक समाज का उदाहरण किसको कहा जाएगा? तो एनजीओ को, ये नागरिक समाज का उदाहरण है। लोकतंत्र का मूलभूत आधार क्या होता है? तो जो लोकतंत्र होता है उसका मूलभूत आधार क्या होता है? जनता की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर ए में संकल्पना दी गई है और उससे रिलेटेड विशेषताएं दी गई हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये किसकी बात करता है। तो यहाँ पे देखिए बहुलतावाद मतलब क्या हो गया? बहुलतावाद मतलब विविधताओं में सह अस्तित्व। धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य द्वारा धर्म से दूरी, राज्य कोई भी धर्म को मतलब उतना महत्व नहीं देगा इसके संदर्भ में। सांप्रदायिकता का मतलब हुआ धार्मिक, राजनीतिक और असहिष्णुता। भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जो कि सही है। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था में अंतर होता है। कैसा अंतर होता है? तो ये उद्देश्य और शक्ति के आकार में होता है। प्रेशर ग्रुप यानी दबाव समूह किस प्रकार की राजनीतिक से जुड़ा हुआ है? तो ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे समाजशास्त्री तथा उनकी अवधारणाएं दी गई हैं, जो कि आपका तो देखिए जीएस घुरिये जो थे वो किसकी बात करते हैं? तो जाति और नस्ल पर तुलनात्मक अध्ययन। एमएन श्रीनिवास संस्कृतिकरण, प्रबल जाति प्रभु जाति की अवधारणा की बात करते हैं। ए.आर. देसाई मार्क्सवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रीय आंदोलन, और डीपी मुखर्जी भारतीय संदर्भ में स्वदेशी, यानी कि ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हित समूह यानी इंटरेस्ट ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये हित समूह जो होता है वो नीतियों को अपने पक्ष में प्रभावित करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधायिका की भूमिका क्या होती है? तो यह कानून का निर्माण करता है। नागरिक समाज और राज्य के बीच संबंध कैसा होता है? तो केवल सहयोगी जो नागरिक समाज होते हैं और राज्य होते हैं उनके बीच सहयोग कहता है। सहयोग और आलोचना ये दोनों ही देखने को मिलती हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न सिद्धांत उपागमों का सही क्रम में क्या है? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या डिसीजन ऑफ रिंग सिद्धांत जो दिया गया है, इसके अंतर्गत आपका बात किया जाए तो मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत ये पहले, फिर ह्यूमन रिलेशन सिद्धांत, फिर डिवीजन में रिंग सिद्धांत और न्यू पब्लिक सिद्धांत, न्यू ये लास्ट में। ठीक है, और इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं। और मुझे यह पूरी आशा है कि आपको आज का सेशन हेल्पफुल लगा होगा। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।